दोस्तों नमस्कार। इसका जो पहला वाला सेशन था पर्सनालिटी का, इस पर मैंने ये समझाया कि एक्चुअल में व्हाट इज पर्सनालिटी, व्यक्तित्व क्या होता है। और मैंने ये भी बताया कि यार कौन कौन से टाइप्स है, कौन कौन से प्रकार है। अलग अलग लोगों ने अलग अलग प्रकार बताए और हमने वो देखा कि कौन कौन सा प्रकार है। और हमने अपने हिसाब से पर्सनालिटी का जैसा भी एक डेफिनेशन है, जैसा भी ऑरा है, अपने हिसाब से हमने बना लिया। आज का जो सेशन है वो इस चीज पर चलने वाला है कि सर क्या व्यक्तित्व के भी अलग अलग सिद्धांत है, क्या सर अलग अलग थ्योरीज है, अलग अलग प्रिंसिपल्स है ऑफ पर्सनालिटी। डेफिनेटली है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति, यार बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति, मतलब ये जो व्यक्ति आप देख रहे हो, ये व्यक्ति और कोई नहीं यार, ये सिगमंड फ्रायड है। एंड सिगमंड फ्रायड यदि मैं बोलूँ ना, तो ये बहुत इन्फ्लुएंशियल पर्सन है यार हमारे 21st सेंचुरी के लिए। क्यों है? क्योंकि इन्होंने ना एक चीज पर बहुत जोर दिया। जोर था थोड़ा सा सेक्सुअल एनर्जी पर। अब ये थोड़ा सा बात जो है ना सही लगता नहीं है, क्योंकि हम भारतीय समाज के लोग हैं और ऐसा कोई चीज जो कामिच्छा की बात करता हो ना, हमें अच्छा नहीं लगता है। क्योंकि सेक्सुअल एनर्जी की बात कर रहे हैं सर, तो ये अच्छा कैसे हो सकता है? बट ट्रस्ट मी, इनका जो थ्योरी है वो काफी अच्छा है पर्सनैलिटी के लिए और काफी लंबी थ्योरी है। और आज का जो सेशन है ना वो पूरा सिगमंड फ्रायड पे जाने वाला है। इसीलिए हो सकता है कि वीडियो बहुत छोटी ना हो और बहुत बड़ी भी ना हो। एक मीडियम वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा जिसमें मैं पूरी तरीके से ये कि सिगमंड फ्रायड क्या बोलते हैं ये देखने की कोशिश करेंगे। आपने ना ये कथन सुना होगा बहुत बार कि बहुत लंबे समय का जो संघर्ष आपके जीवन में चल रहा है वो एक दिन बहुत खूबसूरत तरीके से आपसे आकर टकराएगा। ये आप लोगों ने सुना होगा। और ये जो कथन है ना, ये और किसी ने नहीं कहा भाई, ये सिगमंड फ्रायड ने कहा है। खास करके जो व्यक्ति कंपटीशन एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहा है वो इस लाइन से कनेक्ट कर जाएगा कि यार वो एक दिन आएगा जब मैं एक्चुअल में मेरी सिलेक्शन हो जाएगी। जो लिस्ट है, जो पीडीएफ है जिसमें हम सभी अपना नाम चाहते हैं, उसमें उस पीडीएफ में हमारा नाम होगा और हमें ज्वाइनिंग मिल जाएगी कहीं ना कहीं। डेफिनेटली आपका जो संघर्ष है वो एक दिन शांत होने वाला है और जो आगे का सफर है ना वो बहुत खूबसूरत है गवर्नमेंट जॉब में। डेफिनेटली है, इतना जो संघर्ष कर रहे हो आप, सब सही होगा। अजय यादव क्लासेस में आपका स्वागत है और आज हम लोग चलते हैं एक्चुअल में कि हु वाज सिगमंड फ्रायड, सिगमंड फ्रायड की थ्योरी क्या है। और यदि आप इस चैनल में नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों तक शेयर भी करें। और यदि पुराने कैंडिडेट हो तो प्लीज कमेंट किया करो कि जो लेक्चर है वो कैसा लगा, क्योंकि मुझे उससे मोटिवेशन मिलता है। तुम लोग लेक्चर देख के आगे बढ़ जाते हो, लाइक भी नहीं करते वीडियो को, तो मुझे मजा नहीं आता। ठीक है, अब मजा आए ना आए मैं वीडियो बनाते रहूंगा, उसके लिए टेंशन मत लो। ठीक है, चालू करते हैं आज सिगमंड फ्रायड में। और ये जो व्यक्ति हैं, जो भाई एकदम कोट सूट पहन के बैठे हैं भाई साहब, ये हमारे सिगमंड फ्रायड जी हैं। और इनका जो सिद्धांत है वो साइको एनालिटिकल है। ठीक है, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत है। और देखते हैं कि एक्चुअल में सर ये क्या चाहते थे, इनके अनुसार क्या था। तो अच्छा, ये रहने वाले कहाँ के थे? तो ये रहने वाले वियना ऑस्ट्रेलिया के थे। ये एक बहुत से न्यूरोलॉजिस्ट थे। न्यूरोलॉजिस्ट का मतलब आप समझ रहे हैं, वो जो न्यूरॉन्स पर काम करते हैं। न्यूरॉन्स होते हैं हमारे ब्रेन में, हमारे मस्तिष्क पे, मस्तिष्क की मांसपेशी न्यूरॉन्स, उस पर इनका शोध रहता था। और इन्होंने जो थ्योरी दी है उसको जानने की कोशिश करते हैं। तो इन्होंने सबसे पहले कहा कि यार जब अलग अलग थ्योरीज आ रही थी ना विकास की, अलग अलग जब साइकोलॉजी के स्कूल्स बन रहे थे, जब अलग अलग संप्रदाय बन रहे थे, तो इनका एक संप्रदाय है, उस संप्रदाय का हम लोगों ने नाम ही रख दिया था साइको एनालिसिस डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल ऑफ साइकोलॉजी। तब इनके अनुसार हम लोग जब मन, चित्त, व्यवहार, आत्मा, ये सब चीज की बात कर रहे थे, तब इन्होंने कहा कि यार जो भी व्यक्ति मन, यानी कि पंपनाजी याद होगा, तो यदि आप मन पर जोर दे रहे हैं कि यार मन जो चीज है, मन ही साइकोलॉजी है, तो इन्होंने कहा था यार कि मेरे हिसाब से ना मन की भी 3 अलग अलग पार्ट है। वो 3 अलग अलग पार्ट हम लोगों ने ये देखा कि वो 3 अलग अलग पार्ट क्या है। और थोड़ा और आप डिटेल में देखते हैं कि वो कैसे काम करता है। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया, सबसे पहले बता तो दिया कि मन जो है वो 3 भाग में डिवाइडेड है। अच्छा, इससे पहले कि थोड़ा आगे बढ़े, सिगमंड फ्रायड के ना 2 शिष्य हुए यार। शिष्य मतलब डेफिनेटली यार समवन हु विल फॉलो हिम, जो इनको अच्छा लगेगा, जो मतलब इनकी बातों को जो अच्छा मानेगा। एक का नाम है, इनकी बेटी है, उसका नाम है एना फ्रायड। बाद में पता चला कि ये इनकी थ्योरी की आलोचना भी करती थी। क्यों करती थी बाद में देखेंगे। एक जो इनको सपोर्ट करते थे उनका नाम था एरिक एरिक्सन, जिसका थ्योरी आप आगे पढ़ेंगे, मैं बताऊंगा एरिक एरिक्सन का भी क्या थ्योरी है। मैं इसी सीरीज में कोशिश करूंगा बता दूं। सीटीपी वालों को तो मैं पूरा आधा घंटा बताने वाला हूं कि एरिक एरिक्सन का क्या थ्योरी है। मनोसामाजिक सिद्धांत जो है वो आधा घंटा बताऊंगा। बट आपके लिए जानना जरूरी है कि यार एना फ्रायड और एरिक एरिक्सन कहीं ना कहीं मोटिवेटेड थे, अभिप्रेरित थे। किससे? तो सिगमंड फ्रायड से। इस थ्योरी पर चलते हैं कि सर वो 3 मन क्या है। 3 मन है मेरा, चेतन मन, अचेतन मन या अवचेतन मन। ठीक है, अचेतन मन अनकॉन्शियस माइंड, चेतन मन कॉन्शियस माइंड, अवचेतन मन जो कि है सबकॉन्शियस माइंड। ठीक है, देखो मैंने कहा एक है चेतन मन। जहां ये चेतन मन बोलेगा तो यार वो मेरा कौन सा है,
तो सर चेतन मन जो है वो मेरा कॉन्शियस माइंड है। ठीक है, अचेतन मन क्या होगा? अचेतन मन अनकॉन्शियस माइंड, और तीसरा है अवचेतन मन। अवचेतन मतलब इंग्लिश वाले सबकॉन्शियस माइंड। ठीक है, अब इसमें कोई अंतर या फिर सर ये क्या है वो क्या है ये मत करना भैया, मैंने हिंदी वाला शब्द बताया, मैंने इंग्लिश वाला शब्द बताया। अब उसके आगे मैं सीधा बताने की कोशिश करूंगा कि चेतन मन क्या है। चेतन मन जो है ना, जो एक्चुअल में जो मेरा कॉन्शियस माइंड है, कॉन्शियस माइंड, आप अभी मेरा बैठ के वीडियो देख रहे हो ना, आप अपने कॉन्शियस माइंड से मेरी वीडियो को देख रहे हो, मुझे सुन रहे हो, ये व्यक्ति जो है ये क्या समझाना चाह रहा है आप उसे समझने की कोशिश कर रहे हो। आप प्रत्यक्ष लाइव या जैसे भी मेरा वीडियो रिकॉर्डेड मिल रहा है, जैसा भी है आप मेरे को देख रहे हो ना, ये आपका चेतन मन है, ये आपका कॉन्शियस माइंड है। सेकंड क्या है, एक ना आपका अनकॉन्शियस माइंड पीछे चल रहा है। वो अनकॉन्शियस माइंड में ये भी चल रहा होगा कि अजय सर बाल मनोविज्ञान का सेक्शन तो पढ़ा रहे हैं, लेकिन मेरा बाकी का सेक्शन कैसे कंप्लीट होगा? हाउ विल आई स्कोर 85, 90, 75, 80 आउट ऑफ 100 इन द हॉस्टल ऑर्डिनेट एग्जामिनेशन? दिमाग में चल रहा होगा कि सर मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। मैं सर काफी टाइम से चाह रहा था हॉस्टल में मेरा सिलेक्शन हो जाए। ये मेरे वीडियो को देखते हुए भी आपके दिमाग के पीछे चल रहा होगा कहीं ना कहीं। चलो ये प्रॉब्लम नहीं चल रहा होगा, घर में कुछ समस्याएं होंगी वो दिमाग में चल रहा होगा, आज गर्लफ्रेंड से लड़ाई हो गया, आज बॉयफ्रेंड से लड़ाई हो गया, ये चल रहा होगा। तो वो जो पीछे काम चल रहा है आपका, एक्चुअल में तो आप मेरे वीडियो देख रहे हैं, लेकिन पीछे जो दिमाग के काम कर रहा है वो क्या चल रहा है? वो आपका एक्चुअल में है अनकॉन्शियस माइंड। और जब इनसे पूछा गया कि आप साइकोलॉजी क्या समझते हैं, तब इन्होंने कहा कि यार जो साइकोलॉजी है ना वो पूरा अनकॉन्शियस माइंड का खेल है, और एक व्यक्ति की जो पर्सनैलिटी होने वाली है, जो व्यक्तित्व होने वाला है, वो उसका चेतन मन नहीं है, वो उसका एक्चुअल में अचेतन मन है। क्यों? क्योंकि सर उसी अचेतन मन में उसकी जितनी भी भ्रमित दमित इच्छाएं हैं ना, जितने भी नेगेटिव थॉट्स है, जितने भी पॉजिटिव एक्चुअल में थॉट्स है, वो उसके अनकॉन्शियस माइंड पे चल रहा है यार। तो आप कैसे कह सकते हो कि सर वो एक्चुअल में वो जो व्यक्ति जो सामने मेरे को दिख रहा है वही मेरा उसका पर्सनैलिटी है? मैंने उस दिन एग्जाम्पल आपको दिया भी था, 4 दोस्त गए, भाई समझ में आ रहा है कि एक दोस्त तो पैसा देता ही नहीं है, कभी देता ही नहीं है, तब समझ में आया ना कि अरे अच्छा यार इसका पर्सनैलिटी ऐसा है। एग्जैक्टली कोई जरूरी नहीं है आपका जो दोस्त है, बोलते हो ना अरे दोस्त नहीं सांप निकला, अरे कैसे निकला पता ही नहीं चल पाया। अरे आपने उसका अनकॉन्शियस माइंड को देखने की कोशिश ही नहीं की कि उसके अनकॉन्शियस माइंड पे क्या चल रहा था। आप केवल कॉन्शियस माइंड को देखेगा अरे भाई तू बढ़िया, और आपने उसकी बात को मान लिया। एक्चुअल में उसकी पर्सनैलिटी है वो उसकी अनकॉन्शियस माइंड है, जिसे आपने अभी तक देखा नहीं है, जो यथार्थ तरीके से दिखता भी नहीं है। एक्चुअल में वो अनकॉन्शियसली काम करता है। और आपका जो कंपटीशन एग्जाम निकलने वाला है वो तभी निकलेगा जब आपके अनकॉन्शियस माइंड में अच्छी चीजें, पढ़ाई वाली चीजें ही चल रही होंगी। अगर कॉन्शियस माइंड से पढ़ रहे हो, लेक्चर देख रहे हो, अनकॉन्शियस माइंड में दुनिया भर की चीजें चल रही हैं, तो थोड़ा एग्जामिनेशन में आपको दिक्कत जाएगी। तीसरा है सर ये सब कॉन्शियस माइंड कौन सा है? अच्छा, सब कॉन्शियस माइंड जो है वो उस मन को दर्शाता है जो एक्चुअल में जोर देने पर कार्य करता है। जोर देने पर कार्य करता है, ये थोड़ा सा सर समझ में नहीं आया। मन को कैसे जोर देते हैं? कई बार लाइट गोल होगा, मोबाइल का टॉर्च जला के मोबाइल खोज रहे हैं, ये आपका क्या है? सब कॉन्शियस माइंड है। अचानक से जोर दिया अरे मोबाइल का टॉर्च है, आपने क्या किया? एक मन पे जोर दिया और पता चला कि अरे इसी मन की तो बात हो रही थी। ये आपका एक्चुअल में सब कॉन्शियस माइंड है। ये आपका अवचेतन मन है। ये अब कौन सा अवचेतन मन है? ठीक है, अचेतन मतलब अनकॉन्शियस माइंड है, ये अवचेतन मन है। ये एक्चुअल में इनके हिसाब से 0% कार्य करती है। क्यों? क्योंकि भैया ये कार्य तभी करेगी ना जब आप इस पर जोर दोगे। अब भैया तुम इस पर जोर दोगे नहीं तो कहां से काम करेगा? ये बिल्कुल नहीं करेगा। ठीक है, तो ये मेरा 3 प्रकार का मन मैंने बताया ना, चेतन मन, अवचेतन मन और अचेतन मन। अब इसी को यहां पर लिखा हुआ है, हर एक व्यक्ति भैया देखो लिख दिए यहां पे। ठीक है, क्या है कि जो हिस्सा जो वर्तमान जानकारी संबंधित है चेतन मन, मतलब प्रेजेंट में आप जो देख रहे हैं, पूर्व चेतन या अवचेतन मन सभी सूचनाओं संबंधित जिनके लिए आप वर्तमान में अवगत नहीं है लेकिन भविष्य में हो सकते हैं। वर्तमान में यह अवगत नहीं था कि भैया टॉर्च जो है मोबाइल हाथ में है, हाथ में झाड़ू लेके झाड़ू खोज रहे हो, चश्मा ऐसे ऊपर लगा लिए हैं और भूल गए हैं कि अरे चश्मा कहाँ है, चश्मा कहाँ है, याद है अरे ऊपर ही में तो चश्मा है। कई बार चश्मा लगा के चश्मा खोज रहे होते हैं, अरे चश्मा कहाँ है, अचानक से अरे चश्मा तो लगा हुआ है। ये आपका कौन सा है? भैया भविष्य में, थोड़ा सा फ्यूचर में, थोड़ा टाइम के बाद याद आया अरे यार ये तो वहीं पे। तो भैया ये हो गया मेरा। उसके बाद अंतिम स्तर जो कि अचेतन मन है, जो मैंने बताया यार ये बहुत पहाड़ है, इसके अंदर बहुत सारी दमित इच्छाएं हैं, संग्रहित हैं। ठीक है, तो ये मेरे 3 मन के हिस्से हो गए जिसको आपको समझने की आवश्यकता है कि एक्चुअल में क्या है। अब मैं उम्मीद कर रहा हूं ना कि मन से कोई डाउट नहीं आएगा कि सर मन जो है 3 प्रकार के मन क्या होते हैं। इससे बढ़िया कोई एग्जाम्पल देके आपको समझाएगा भी नहीं। ठीक है, उसके बाद संरचनात्मक मॉडल, मतलब एक प्रकार से स्ट्रक्चरल मॉडल है जिसको मैं देखने की कोशिश करूंगा कि इनके हिसाब से। तो इन्होंने कहा था कि हमारे व्यक्तित्व में 3 तत्व शामिल है। 3 तत्व शामिल है, इसका मतलब देयर आर 3 ट्रेट्स इन योर पर्सनैलिटी।
हमने कहा क्या, तो उन्होंने कहा एक इदम है, एक अहम है और एक पारा अहम है। एक इद है, एक ईगो है, एक सुपर ईगो है। अब ये ना बड़ा इंटरेस्टिंग है यार, ये इद, ईगो, सुपर ईगो क्या है, और मैं बहुत सही तरीके से आपको समझा भी दूंगा, और इस वीडियो के बाद आपको ना इसमें डाउट नहीं आएगा, गारंटी है मेरी। ठीक है, पहला चलता हूं मैं इद में। अच्छा, इससे पहले ना ये इस पे जाओ, मैं एक आइसबर्ग वाली थ्योरी यार जो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं। आइसबर्ग थ्योरी क्या होती है ना, कई बार ये बोलते हैं कि वो सिगमंड फ्रायड का आइसबर्ग थ्योरी क्या है। अच्छा, आइसबर्ग थ्योरी क्या है? आइसबर्ग थ्योरी बहुत सिंपल है। इनका कहना यह था कि अगर भैया एक बढ़िया सा कंटेनर ले लो, माफ करना मेरी जो ड्राइंग है ना वो उतनी अच्छी है नहीं यार, ठीक है, मैं एक बढ़िया कंटेनर ले लिया, उसमें मैंने ना एक बर्फ का टुकड़ा बनाया। ये मैंने पूरा का पूरा बर्फ का टुकड़ा बना दिया। डेफिनेटली पानी में जो बर्फ है वो पूरी डूबती नहीं है, तो इनके हिसाब से वो जो हिस्सा, वो जो ऊपर में दिख रहा है ना, वो मेरा कौन सा हिस्सा है? वो मेरा कॉन्शियस माइंड है। और एक्चुअल में जो मेरे को दिख नहीं रहा है, ठीक है, जो मेरे को दिख नहीं रहा है वो मेरा कौन सा है? तो वो मेरा अनकॉन्शियस माइंड है। इनके हिसाब से ये कहना था यार कि जो 10% हिस्सा जो व्यक्ति का, जो बर्फ का जो दिख रहा है, वही तुम्हारा कॉन्शियस माइंड है, और जो 90% हिस्सा जो एक्चुअल में दिख ही नहीं रहा है, वही तुम्हारा क्या है? वही तुम्हारा अनकॉन्शियस माइंड है। और यही आइसबर्ग थ्योरी है। मतलब एक बढ़िया सा ये जो आइसबर्ग जो डायग्राम बना हुआ है ना, ये वाला, ये डायग्राम, इसमें जो ऊपर वाला हिस्सा जो दिख रहा है ना मेरा, ये जो हिस्सा जो दिख रहा है ना, यही मेरा चेतन मन है यार। और इसी को हमको लगता है कि यही उसकी पर्सनैलिटी है, जबकि एक्चुअल में ऐसा है ही नहीं, ये उसकी पर्सनैलिटी है नहीं। उसका जो पर्सनैलिटी है, उसका जो बचा हुआ जो निचला वाला हिस्सा है, जो हमको दिख नहीं रहा है, पता ही नहीं है, जिसको बोलता ही नहीं है, वही है। तो सर आपने 90 और 10 कर दिया सर, तो सर 90 और 10 तो ऑलरेडी 100 हो गया, और आप कह रहे हैं सर कि उसका तीसरा प्रकार का मन भी है, और वो तीसरा प्रकार का मन मेरा सबकॉन्शियस माइंड है। तो याद है मैंने अभी तो कहा, सबकॉन्शियस माइंड जो है वो 0% काम करता है। वो तभी काम करेगा ना जब आप इस पे जोर दोगे, है ना। तो इसीलिए ये जो है ये 0% काम करेगा। ठीक है, ये मन वाला जो भी थ्योरी है ये अभी क्लियर हो गया होगा कि सर मन, अब इसके ऊपर से कोई क्वेश्चन आएगा ना और आपसे नहीं बनेगा तो मुझे बहुत दुख होगा सच में कि यार इतना बताने के बाद भी, इतने अच्छे एग्जांपल्स देने के बाद भी आपसे नहीं बना। अब थोड़ा आगे चलता हूं मैं इदम, ईगो और सुपर ईगो पर, कि ये एक्चुअल में है क्या। इदम पे चलता हूं। इदम जो है मेरा वो क्या है? यह व्यक्तित्व का हिस्सा है जो अचेतन में संचलित है। एक्चुअल में जो ऐसा हिस्सा है जो अचेतन मन में चल रहा है, मतलब मेरे अनकॉन्शियस माइंड पे चल रहा है। एग्जाम्पल देता हूं, कई बार ऐसा होता है कि रिश्तेदार के यहां जाओ, रिश्तेदार जो है ना वो बोलता है अरे यार क्या यार तू इतने साल से तैयारी कर रहा है और तेरा एग्जाम नहीं निकल रहा है। मन का जो अचेतन वाला हिस्सा है, जो इदम वाला हिस्सा है ना, वो प्लेजर प्रिंसिपल पे काम करता है, सुखवादी सिद्धांत पे काम करता है। अब ये वाला जो है मैंने क्या कहा है, एक शब्द कहा यार, सुखवादी सिद्धांत, यानी कि इट विल एक्ट ऑन द प्लेजर प्रिंसिपल। अब सर ये प्लेजर प्रिंसिपल क्या होता है? प्लेजर प्रिंसिपल का मतलब इसे तुरंत सुख चाहिए। कोई रिश्तेदार है तुमको आके बोला क्या यार तेरा इतने साल से तैयारी कर नौकरी नहीं लगा, मन तो तुरंत किया ना कि एक मुक्का लाके मार दो, लेकिन कर सकते हो क्या? नहीं। लेकिन एक मुक्का मार देना तो बड़ा शांति मिलता मन को कि साला बोला मैं तुरंत इसको दे दिया। सेम वैसी कोई बच्चा अगर किसी को देखता है, किसी खिलौने को देखता है, तो उसके मन में होता है तुरंत करके झपट लूं, तुरंत झपट लूं, ले लूं, लेकिन एक्चुअल में कर पाता है क्या? नहीं कर पाता है भैया। वो उसका प्लेजर प्रिंसिपल है, अनकॉन्शियस माइंड में चल रहा है, हमारे मन में चल रहा होता है कि मेरी ब्रेकअप हुआ है, देख मैं उसको बताता हूं। जो प्लेजर प्रिंसिपल है बोलता है मैं उसको जब तक मजा नहीं सिखाऊंगा मेरे को मजा नहीं आएगा। भैया वो तुम्हारा क्या है? वो तुम्हारा प्लेजर प्रिंसिपल है, वो तुम्हारा इदम है यार। वो जो तुम्हारा अचेतन मन में काम चल रहा है वो उसकी बात कर रहा है। ठीक है, और यह जन्म से ही मौजूद मानव व्यक्तित्व का सबसे बड़ा प्रमुख हिस्सा है। मैंने बताया ये 90% है, यही हमारी पर्सनैलिटी है। ठीक है, उसके बाद इद से व्यक्ति के अन्य अहम और पराहम यानी कि ईगो और सुपर ईगो का जन्म होता है। कोई दिक्कत नहीं। अब ईगो और सुपर ईगो पे आते हैं। इदम क्या है? इदम सुपर प्रिंसिपल, मतलब इधर जो है प्लेजर प्रिंसिपल पे काम करता है। इसे तुरंत सुख चाहिए, कुछ भी हो जाए तुरंत इसे अपना एक्शन लेना है और तुरंत किसी भी काम को करना है। कोई बच्चा देख रहा है, उसकी वो आइसक्रीम खा रहा है, उसके मन में है मेरे को ये आइसक्रीम खाना है, चाहे मेरे को उसके लिए उस बच्चे से छीनना पड़े, झपटना पड़े, लेकिन मैं ये आइसक्रीम खा के रहूंगा। वो उसका प्लेजर प्रिंसिपल है, वो उसका इदम वाला मन है जो कहता है। वो बड़े बड़े पिक्चर में देखोगे ना तो ऐसे बनता है, एक तरफ व्हाइट एक तरफ ब्लैक, दोनों ब्लैक वाले का सिंग रहता है और व्हाइट वाले के पर एंजल बने रहता है। तो व्हाइट वाला जो है बोलता है भाई अच्छा काम करना है, बुरा नहीं करना है। ब्लैक वाला बोलता है तुरंत मार दे इसको, कर दे, काम कर दे। वो ब्लैक वाला मेरा कौन सा है? वो इदम है भाई, वही इदम है। ठीक है, उसके बाद अहम में जाने से पहले पराहम में चलता हूं मैं। क्यों चलता हूं बता रहा हूं। पराहम जो है ना, ये जो है ये थोड़ा सा मोरालिटी पे चलता है यार। मोरालिटी पे मतलब सर ये नैतिकता पे चलता है भैया। ये ना मारपीट कुछ नहीं चाहता भैया, ये मोरालिटी पे चलता है कि जैसे ही आपसे कोई क्वेश्चन पूछे तुम्हारा एग्जाम क्यों नहीं निकल रहा है, तुम उसको नैतिकता से जवाब दो कि संघर्ष कर रहा हूं, एक दिन पेपर जो है वो निकल जाएगा और आपको अपने प्रश्नों का जो उत्तर है ना वो मिल जाएगा। यार ये जो है ना ये नैतिक गुरु है। ये मेरा मोरालिटी प्रिंसिपल पे काम करता है। ये मेरा किस प्रिंसिपल पे? ये मेरा मोरालिटी प्रिंसिपल पे काम करता है। ये नैतिकता पे काम करता है। इसको लड़ाई झगड़ा, इसको मारपीट नहीं चाहिए। इसको भैया जितना जल्दी मैटर अच्छे से बातचीत सुलझ जाए वही अच्छी बात है, ये इसके लिए।
ठीक है, ये व्हाइट वाला हिस्सा है, ठीक है, वो जो बोलता है अरे सब सही है भैया, तुम जो कर रहे हो वो सही है, ठीक है। ये जो है इसकी भूमिका सामाजिकरण की प्रक्रिया में माध्यम से समाज में नैतिक मूल्यों का आंतरिकरण, यानी कि वही आप जो भी लाइफ जैसा समाज चाहता है आप वैसा करते जाइए। ये आपको कौन बोलता है? सुपर ईगो, कि यार नहीं, लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। नैतिकता, भैया उसकी मम्मी उसको आइसक्रीम दी है वो खाएगा, तुम्हारी मम्मी ने तुमको आइसक्रीम नहीं दिया है तुम नहीं खाओगे, लेकिन तुम लड़ाई झगड़ा भी नहीं करोगे, ये नैतिकता बोलता है, ठीक है। इदम के आवेगी आग्रह को नियंत्रित करता है। ईद जो बोलता है ना उसको ये सुपर क्लोज करता है, भाई नहीं, ईद बोलता है मैं उसको मारूंगा, लेकिन सुपर ईगो बोलता है नहीं, ये नैतिकता के खिलाफ नहीं है, तुम जेल जा सकते हो, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद ये लास्ट पार्ट ऑफ द पर्सनालिटी है डेवलप्ड थ्रू सोशलाइजेशन, मतलब सामाजिकरण की प्रक्रिया, लोगों से मिलने जुलने आपसी अनुभव के बाद समझ में आता है। अब इन दोनों के बीच में ना एक चीज है जो क्या बोलता है, ईगो है जो अहम है, और ये वास्तविकता के सिद्धांत पर काम करता है। अब वास्तविकता के सिद्धांत पर काम करता है, इसका मतलब वो जो बच्चा जो आइसक्रीम के लिए एक समय में ये सोचा कि मैं अभी इसकी मार के इसको आइसक्रीम छीन लेता हूं, दूसरे पल में जो पराहम है वो बोलता है नहीं, ये नैतिकता के खिलाफ है। जो अहम है ना बोलता है बीच का कुछ रास्ता निकालना, वो इधर और इधर ना जाके बोलता है बीच का एक रास्ता निकालता है जो बढ़िया रास्ता होगा। कैसे? उसकी मम्मी को बोल के देखते हैं, क्या पता उसकी मम्मी मेरे को आइसक्रीम खिला दे, या मैं अपनी मम्मी को बोल के देखता हूं, देखो बच्चा आइसक्रीम खा रहा है, मेरे को आइसक्रीम नहीं खिला रहा हूं, क्या पता आपकी मम्मी आपको आइसक्रीम खिला दे। न तो आपको नैतिकता के लिए एकदम पीछे रहना पड़ा, न तो आपको इदम के हिसाब से लड़ना पड़ा, भैया बीच का एक रास्ता निकला और आपने बढ़िया से वो काम को क्या किया, कर लिया। तो ये आपका क्या हुआ, इदम, अहम और पराहम। ये उसी चीज को केवल लिखा हुआ है, ये एक तर्क पर काम करता है। आप इसको जैसा भी आप इसको समझना चाहे समझ लीजिए। मैंने एग्जाम्पल के तरीके से आपको समझा दिया है कि व्हाट इज इद, व्हाट इज ईगो, व्हाट इज सुपर ईगो, इदम, अहम और पराहम, ठीक है। अब इसमें कोई प्रकार से ये रियलिटी पर काम करता है जो एक्चुअल में पॉसिबल है, भैया उसी में बात करो ना। तो नैतिक, अब क्या है ना, कई चीजें ऐसी है ना जिसमें एकदम नैतिक मूल्य पे आप नहीं कर सकते। कैसे नहीं कर सकते? अरे यार अब देखो, किसी व्यक्ति को तुम एम्बुलेंस में बिठाए हो पीछे में, नैतिकता सुपर ईगो तुमको ये बोलता है कि लाल बत्ती के पहले नहीं जाऊंगा, वो व्यक्ति मर रहा होगा, तुम अहम पे जाओगे ना, तुम जाओगे ना, ईगो बीच वाली लाइन पे खोजोगे ना कि नहीं सर अभी इस व्यक्ति का जान बचाना जरूरी है, ना कि मेरे को वो ट्रैफिक जो रूल्स है उसको फॉलो करना। तो इसीलिए समटाइम्स इट्स इंपॉर्टेंट कि आप अहम वाले हिस्से पे भी काम करो। उसके बाद ये वाला जो जब चीज समझ में आया होगा तो एक और चीज चलता हूं जिसको बोलता हूं फ्रायड के विकास की मनोलैंगिक अवस्थाएं। फ्रायड के विकास की मनोलैंगिक अवस्थाएं। अब इन्होंने, इनके हिसाब से ना, जब व्यक्ति जब बचपन से जब बूढ़ा या बड़ा होता है तो उसके अंदर इन्होंने लगभग ना, मैंने बताया ना कि इन्होंने जोर दिया एक चीज पर, और वो चीज क्या है, सेक्सुअल एनर्जी। मतलब जो भी काम, ठीक है, ये सेक्स वाला काम जो है ना उसकी बात है। थोड़ा सा इलॉजिक बात लगता है, और इसीलिए एना फ्राइड बाद में इनकी आलोचना करने लगी थी कि जो व्यक्ति है, ये जो इनका जो थ्योरी है थोड़ा सा जम नहीं रहा करके, ठीक है। बट एट द एंड इनकी थ्योरी जो है वो काफी अच्छी है, मन वाली हो, इदम अहम पराहम वाली हो, एकदम सही बैठती है। व्यक्ति तो पर्सनैलिटी वैसे डिसाइड होती है। तो इनके अनुसार अगर कभी पूछे कि यार इनके मनोलैंगिक अवस्थाएं में कितनी स्टेज है, तो याद रखना मेरी कितने हैं, 5 स्टेज है। कौन कौन सा है? तो यार ओरल स्टेज है, उसके बाद एनल स्टेज है, फेलिक स्टेज है, उसके बाद लेटेंसी स्टेज है, और लास्ट वाला मेरा जेनिशियल एज है, ठीक है। ये 5 प्रकार का, और इनमें ये जन्म से 0 से लेकर 18 तक है, 18 से 3 साल, 3 से 5 साल, 6 से 12 साल, 13 साल से वयस्क। ये 5 स्टेज को समझने की कोशिश करते हैं कि इसमें है क्या एक्चुअल में। जो पहला है जो कि मौखिक अवस्था है, जो कि ओरल स्टेज है, तो इसमें इन्होंने कहा था कि हर व्यक्ति के अंदर ना एक लिबिडो होता है। लिबिडो क्या है? लिबिडो और कुछ नहीं, उसकी कामुकता वाली ऊर्जा है, उसकी सेक्सुअल एनर्जी है। ये उनके हिसाब से था। बट आपको बोलूं, आपको समझना है लिबिडो क्या है। लिबिडो आपके अंदर का एनर्जी है। आपके अंदर ज्यादा लिबिडो होगा, आप ज्यादा अच्छे तरीके से पढ़ाई कर सकते हैं। आप इसको ऐसे समझिए। अब जो लिबिडो है ना, उसका अलग अलग शरीर में जगह था, जहां पर सिगमंड फ्रायड ने कहा ये बदलती रहेगी, जब तक व्यक्ति बड़ा छोटा रहेगा ना, ये बदलती रहेगी। लिबिडो जो है उसकी जो एनर्जी है बदलती रहेगी। पहला जो आया वो था मेरा मौखिक, यानी कि मेरा ओरल स्टेज आया था, राइट। ओरल स्टेज में इन्होंने कहा यार मौखिक है, इसका मतलब ये है कि इसकी जो सारी लिबिडो है ना मुंह पे है। बच्चा जो है जब 0 से लेकर 18 मंथ्स पे रहता है, 12 मंथ्स पे रहता है, 18 मंथ्स पे रहता है, तो अंगूठा को चूसते रहता है, ठीक है। वो जो बेबी वाला, वो जो हम लोग प्लास्टिक वाला जो निप्पल्स आते हैं, हम लोग उसके मुंह में लगा देते हैं, ठूस देते हैं, ठीक है। क्यों करते हैं? इसलिए कर रहे हैं ना क्योंकि उसकी जो लिबिडो भैया वो मुंह पे है। आगे चल के बड़े होकर भी कई लोगों की एनर्जी जो है मुंह पे रह जाती है, इसीलिए बेफालतू को बात करते रहते हैं। अब थोड़ा सा सोचने वाला बात हो गया, बट ऐसा है। बहुत लोग दिन भर चुंगम खा रहे क्योंकि लिबिडो जो है ना थोड़ा सा ओरल स्टेज पे ज्यादा है, ठीक है। लेकिन ऐसा होता नहीं है, धीरे धीरे इसकी जो अवस्था चेंज होती है। सेकंड है 1 2 3 जो कि एनल स्टेज। एनल स्टेज को बोलते हैं गुदावस्था, राइट। हाँ, गुदी अवस्था, गुदावस्था बोलते हैं। अब गुदावस्था क्या होता है ना कि एक्चुअल में यहां पर ये होता है कि जो उसका जो लिबिडो है वो ऊपर से ना होकर पेट के नीचे चला गया है। पेट के नीचे, इसका मतलब अब उसको ना यूरिन करने में, यानी कि सुसु करने में मजा आ रहा है, उसको सुसु को रोकने में मजा आ रहा है। भाई ये हंसने वाली बात नहीं है, बट एक्चुअल में इनका ये थ्योरी है कि उसका जो लिबिडो है बच्चे का, वो भैया पेट के नीचे चला गया है। अब उसको सोचना पड़ रहा है हर एक चीज के लिए। ये सेकंड स्टेज है, ठीक है। यहां पर हम बच्चों को टॉयलेट ट्रेनिंग देते हैं
कि बेटा कहीं भी जाकर थोड़ा रुक जाओ, सुसु ऐसा लग रहा है तो थोड़ा सा हम कंट्रोल करना सिखाते हैं बच्चों को। 3-4 साल का बच्चा होता है सिखाने की कोशिश करते हैं, 2.5 साल का होता है तो बेटा बाथरूम में जाकर सुसु करो, उससे पहले बच्चों को कुछ नहीं रोकते हम लोग। लेकिन जैसे जैसे बड़ा होता है बच्चों को टॉयलेट ट्रेनिंग दे रहे हैं ना, इसीलिए दे रहे हैं क्योंकि सेक्सुअल एनर्जी है मुंह से ना होकर अब नीचे भी आ रही है। इसीलिए थर्ड स्टेज है जो कि 3 से लेकर 6 ईयर्स है। अब ये थोड़ा सा सोचने वाला बात है कि सर ये क्या है, तो ये ना फैलिक स्टेज है। फैलिक स्टेज मतलब लैंगिक अवस्था। यहां पर ना क्या होता है कि अब एक्चुअल में बच्चा जो है थोड़ा सा अट्रैक्शन चालू हो जाता है 3 से 6 ईयर्स में। आपको लग रहा होगा कि यार ये सिगमंड फ्राइड ने ठीक नहीं किया है, ठीक बात नहीं बोला है। इतने कम अवस्था में बच्चा जो है कामुकता इस चीजों को नहीं सोचता है, बिल्कुल नहीं सोचता है। मैं खुद बोल रहा हूँ, मैं खुद समर्थन में हूँ आप, बट उनका जो कॉन्सेप्ट है उसको आपको समझना पड़ेगा। इनके अनुसार 2 कॉन्सेप्ट है, एक ओडिपस का है और एक इलेक्ट्रा का है। ओडिपस नामक एक राजा था जिसने एक्चुअल में अपने पिताजी का खून कर दिया था। क्यों? क्योंकि उसे ऐसा लगता था कि मेरे पिताजी जो है मेरी माता श्री से ज्यादा अटैच्ड है। मतलब ऐसा लगता था कि जो मेरी माता श्री है ना सिर्फ मेरी है, मेरे पिताजी की नहीं है। सोचो ये ओडिपस नामक राजा ने क्या किया, ये कर दिया। अब ओडिपस का जो संभावना है मुझे किसमें मिलेगा, तो मुझे ये लड़कों में मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि उनके अंदर मातृत्व ग्रंथि है, मतलब मदर साइड से ज्यादा झुकाव है। एक प्रकार से सिगमंड फ्राइड ने यह कहा कि दे आर, मतलब अगर बॉय है ना तो अपनी माँ के प्रति ज्यादा अट्रैक्टेड रहेगा, और अगर लड़की है, जिसे मैं इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स कहने वाला हूं, और जो लड़की है वो अपने पिता के प्रति ज्यादा कामुकता एनर्जी वाला जो चीज है ना ज्यादा अट्रैक्टेड रहेगी। ये सिगमंड फ्राइड का कहना था। तो ये जो क्वेश्चन है ओडिपस और इलेक्ट्रा, ठीक है, ये जो चीज लिखा हुआ है ओडिपस और इलेक्ट्रा, ये थोड़ा सा अगर क्लियर नहीं दिख रहा होगा ना तो पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना मेरे टेलीग्राम चैनल से, वहां आपको थोड़ा सा ये ठीक ठाक मिल जाएगा क्वालिटी में, ठीक है। ओडिपस और इलेक्ट्रा वाला जो चीज है वो मेरा आया मेरा फैलिक स्टेज में 3 to 6 ईयर्स में। ओडिपस किसके लिए है? ओडिपस नामक राजा, मतलब वो लड़के के लिए है। इलेक्ट्रा रानी समझ लेना, तो इलेक्ट्रा जो है लड़कियों के लिए है। इसका मतलब लड़की जो है अपने पिता के प्रति ज्यादा तरीके से अट्रैक्ट हो जाती है। फोर्थ है लेटेंसी स्टेज। यहां पर एक्चुअल में ना क्या होता है कि अब ये जो है ना ये इंटेलेक्चुअल स्किल्स, मतलब बच्चा जो है स्कूल जाना चालू करता है, उसका जो सोशलाइजेशन है, सामाजिकरण की प्रक्रिया वो बढ़ने लगती है। तो यार अब उसका जो लिबिडो है ना वो दिमाग में चला गया, एक्चुअल में पढ़ाई लिखाई की ओर चला गया। थोड़ा सा बच्चा जो देखना 7 to 11 ईयर्स में थोड़ा पढ़ाई के प्रति जिज्ञासु हो जाता है हर एक चीज को। ये क्यों है, ये क्यों है। स्कूल जाएगा, नए दोस्त बनेंगे, ग्राउंड जाएगा, नया नया प्ले ग्राउंड देखेगा, सामाजिकरण की एक नया प्रक्रिया को देखेगा कि अच्छा समाज भी होता है, अच्छा दोस्तों के साथ खेलने भी जाना है। तब उसका जो लिबिडो है पूरा लगभग हर जगह फैल चुका है। और लास्ट है प्यूबर्टी ऑनवर्ड्स, जो कि 13 साल के बाद है, जो एक्चुअल में अब बच्चे को 13 साल के बाद हो सकता है ना कि किसी लड़की के लिए फीलिंग्स आ जाए, किसी लड़के के लिए फीलिंग्स आ जाए। अब एक्चुअल में वो लव है, एक्चुअल में वो हार्मोनल चेंजेस हैं, जो ये कहता है कि बच्चे जो हैं इन 5 स्टेजेस से गुजरेंगे, ठीक है, जहां पर वो अपने परिवार के बाहर के लोगों के साथ भी हो सकता है उसको अट्रैक्शन हो जाए। इससे पहले केवल परिवार वाले थोड़े ज्यादा अट्रैक्ट कर रहे थे, लेकिन अब एक्चुअल में जब 7th 8th 9th में जाओ ना तो खुद अपने आप को याद करो कि कैसे फीलिंग्स आते थे, अरे यार ये अच्छा लग रहा है, मैं वो अच्छा लग रहा है। ये एक्चुअल में लास्ट वाला जेनेटियल स्टेज है, ठीक है। और आज के क्लास में मैं जान रहा हूं सिगमंड फ्राइड को मैं बताया हूं, और मैं अपने हिसाब से ना मैं बहुत कंफर्टेबल तरीके से बताया हूं यार, ठीक है। और मेरे हिसाब से इतना आज के लेक्चर के लिए काफी है। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसा लगा। और बाकी अगले वीडियो में इसके और जो थ्योरीज हैं, जो एरिक एरिक्सन की थ्योरीज हैं, कैटल की थ्योरीज हैं, और बहुत सारी थ्योरीज और हैं। कैटल की थ्योरीज हैं, रेमंड कैटल का थ्योरी है, हाँ एरिक एरिक्सन का थ्योरी है, हाँ एल्पोर्ट का थ्योरी है, ठीक है, एल्पोर्ट का थ्योरी है, कैटल का थ्योरी है। ये सब हम लोग देखने की कोशिश करेंगे कि क्या है। फिलहाल आज के वीडियो में इतना ही है, और कोशिश करते हैं आगे वाले वीडियो में मैं आप लोगों को, और अब कोशिश करूंगा कि वीडियो जो रेगुलर आए, रोज आए, ठीक है। बाकी वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो और सब्सक्राइब करो। थैंक यू गाइस।